स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है साइंस। इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लिख रहे हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। इससे पहले देखो इसमें सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन में डिवाइड है। ए जो सेक्शन है इसमें 1 मार्क्स ईच होगा, बी के 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे, सी के 5 मार्क्स और डी में आपकी केस स्टडीज रहेगी जो कि 4 मार्क्स की होंगी ईच। ठीक है, अब ये हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों अब हम सैंपल पेपर को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन ये आपके हैं इस तरह से। देखो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्स इन फीमेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द। ठीक है, तो एक्स कहां से निकलते हैं आपके? ठीक है, तो टेस्टिस से तो नहीं निकलते। ठीक है, जायगोट से भी नहीं होता, स्पर्म से भी नहीं होता, किससे होता है? ओवरी। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर की हियरिंग रेंज साफ साफ पता लग रहा है 20 to 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस causes एड्स। तो एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो आपके इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपका टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन इट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद। देखो यहाँ पे डी और ऑप्शन कर लेना, वो कर लेना जिंक। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आ जाएगा, जिंक। प्रिवेंट आयरन, कोरोजन से आयरन को प्रिवेंट करते हैं तो वो डी जिंक से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखो इस तरह से डायग्राम दे रखा है आपको, कंटेनर फिल्ड विद वाटर और पॉइंट बता रखे ए बी सी। ठीक है, अब देखो इस पे आपको देखो ए पॉइंट बता रखा है, तो इस पर कितना पार्ट है वाटर का? इतना पार्ट है। बी पर देखोगे तो बी पर देखो ए का तो आ रहा है और साथ में इतना भी आ रहा है वाटर का पार्ट। सी पर देखो ए का भी आ रहा है, बी का भी लोड आ रहा है और सी का खुद का भी आ रहा है इतना लोड। तो सी पर ज्यादा प्रेशर होगा, बी पर फिर उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा और ए में सबसे कम होगा। तो आंसर हम मिलाते, देखो आंसर क्या होगा इसका। देखो पहला वाला देखो ऑप्शन क्या दे रखा है आपको। देखो ऑप्शन ए में दे रखा है आपको द प्रेशर ए ज्यादा है बी से। नहीं, ये बात तो गलत है। फिर ए बराबर बी, नहीं ये भी बात गलत है। तो सी और डी में से आंसर है ए कम है फिर बी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखो साइन अलग, अगर यहाँ पे साइन नहीं आता तो ये ठीक हो जाता। तो इसका मतलब डी इसका आंसर सही है। ए का प्रेशर कम है और बी का थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पे सी का नहीं बता रहा, दो का बता रहा फिर भी सही है। डी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी गलत है सारे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन एडोलसेंट चूज फॉर हिज हर मील। ठीक है, एडोलसेंट एज में हमको क्या चूज करना चाहिए मील में? चिप्स वगैरह? नहीं। वेजिटेबल क्योर चिप्स? नहीं। राइस नूडल? नहीं। तो इसका डी हो जाएगा चपाती दाल वेजिटेबल्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का हमें बताना है। तो बेबी गर्ल देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एल्टीट्यूड होगा उसका, हाई फ्रीक्वेंस वो वेवलेंथ होगा। ठीक है, हाई वेवलेंथ होगा मतलब उसकी भारी आवाज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में मैन की होती है, बेबी गर्ल नहीं होगा, बेबी बॉय नहीं होगा, वुमेन नहीं होगा, क्योंकि इनकी हाई पिच होती है और हाई पिच का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर होगा मैन का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट हेल्प इन फिक्सिंग। तो देखो राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे करता है? नाइट्रोजन को साफ पता लग रहा है, नाइट्रोजन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेम द डिवाइस। अब देखो वन वर्ड के आंसर देने हैं। नेम द डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो इसमें लाइटनिंग कंडक्टर आएगा, क्या आएगा? लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नेम द फोर्स ड्यू टू व्हिच एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अर्थ। कोई भी चीज हम छोड़ते हैं वो नीचे गिर जाती है, किसके कारण? ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसके बाद नेम अ डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन किस में होता है? पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक डिवाइस है जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो भुजो और पहेली से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भुजो और पहेली देखो दो सेटअप लगाते हैं। ठीक है, बल्ब और सेल के। ठीक है, एक को तो ए मान लिया और एक को बी मान लिया। ये भुजो का एक्सपेरिमेंट, ये पहेली का एक्सपेरिमेंट। भुजो ने देखो ऐसे एक्सपेरिमेंट लगा रखा है, सॉल्यूशन डाल रखा है और इसमें बैटरी लगा रखा है और बल्ब को ग्लो कर रहा है। इसमें भी जो पहेली है वो भी यही कर रही है। अब इसने पूछा दे फाउंड दैट द बल्ब इन द सेटअप ए ग्लो मोर ब्राइटली एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेटअप बी। मतलब ए का जो बल्ब है ना वो ज्यादा ग्लो करता है और बी का कम ग्लो करता है। तो वो किस केस में होगा? जब करंट ज्यादा बहता होगा। तो ए में ज्यादा करंट बह रहा होगा और बी में कम करंट बह रहा होगा।
तो देखते हैं आंसर किस फॉर्म में। देखो ए इसका आंसर हो जाएगा, वैसे बी पढ़ लो, सी पढ़ लो, डी पढ़ लो, ये आंसर होंगे नहीं, ठीक है। हायर करंट बी का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बी तो कम किलो कर रहे हैं ना, सी में इक्वल नहीं, ये भी नहीं होगा, डी भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। हायर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज सेटअप है, जब ये तो वो बल्ब ज्यादा किलो कर रहा है ना, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसका सेक्शन ए तो कंप्लीट कर लिया, अब हम सेक्शन बी को करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन मतलब इन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगाया उसने। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 40, ये दे रखा है ना आपको, और टाइम कितना ले रहा है 4, तो ये कितना आ गया फ्रीक्वेंसी 10, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, लिख दिया ये। अब इसके बाद देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 1/f, ठीक है। तो 1/ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.1, और ये सेकंड आता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में आंसर निकाल सकता हूँ। अब इसको और वाला पार्ट भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो और वाला पार्ट देखो क्या है, सोनाली heard साउंड ऑफ थंडरबोल्ट, बिजली की आवाज सुनी उसने 5 सेकंड आफ्टर शी सॉ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, हाउ फार इज द फ्रॉम द प्लेस वेयर द लाइटनिंग अकर्स। स्पीड दे रखी है आप, ये तो आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब स्पीड की जगह स्पीड रख देंगे 330 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस आपको निकालनी होगी, ठीक है, डिस्टेंस, और नीचे कितना है टाइम, टाइम कितना है 5। अब 5 को इससे इंटू कर दो, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, देखो यहाँ से मेरा डिस्टेंस आ जाएगा d 330 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1650, और ये किस में आ जाएगा मीटर, ठीक है। देखो सेकंड से तो सेकंड कट जाएगा यहाँ पर, ये मीटर पर सेकंड में, और ये सेकंड में, सेकंड से सेकंड मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी डिस्टेंस होगी जिसमें इसने पूछा है, ठीक है। इसमें लिख रहा है हाउ फार मतलब डिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें आपसे पूछेगा जायगोट और फीटस, इसमें डिफरेंस बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मेल होता है, एक फीमेल होता है, ये अपनी स्पर्म सेल और ये एग्स जब भी देता है तो ये दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जायगोट का फॉर्म होता है, उसके बाद जायगोट डेवलप होके धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप करता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, फीटस बन जाता है, ठीक है, फीटस बन जाता है, और वो यूट्रस वॉल पे चिपक जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस होता है। तो अब इसको देखो इसमें क्या लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखो इनमें डिफरेंस बताना है। तो देखो जायगोट में आप क्या बताएंगे, तो देखो आप जायगोट में क्या बताएंगे, जायगोट में आप लिखेंगे 2 पॉइंट लिख देंगे। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे इट इज अर्लीस्ट, ये क्या अर्लीस्ट डेवलपमेंट होता है स्टेज का, ठीक है। इट इज द अर्लीस्ट स्टेज, एक अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अर्लीस्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। दूसरा इसमें पॉइंट लिखेंगे जायगोट डिवाइड्स, ये डिवाइड्स करता है, डिवाइड्स सेवरल टाइम, ठीक है, सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो, ठीक है, ये आर है, ठीक है, एम्ब्रियो, ठीक है। तो देखो इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, देखो मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है आपका, अर्लीस्ट स्टेज है, ठीक है, अर्लीस्ट स्टेज है डेवलपमेंट की। उसके बाद जायगोट धीरे धीरे डिवाइड होगा और एम्ब्रियो की फॉर्म कर देगा, ठीक है, ये तो जायगोट हो गया। अब बात करते हैं फीटस की, ठीक है। तो फीटस में यहाँ बता देता हूँ, फीटस आपका, तो फीटस क्या होता है, देखो ये इसमें लिखेंगे इट इज द लास्ट, ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, लास्ट स्टेज, लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें दूसरा लिखेंगे द फीटस स्टेज अकर आफ्टर द एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है। मतलब जब एम्ब्रियो बन जाएगा ना उसके बाद की स्टेज जो एंड में रहेगी तो फीटस स्टेज अकर आफ्टर द एम्ब्रियो स्टेज के बाद ये वाली आएगी, ठीक है। तो ये दोनों अंतर हो गए, ठीक है। इस तरह से आप अपने एग्जाम में ये लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
देखो 15 क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लॉसेस इट चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। ठीक है, जब भी हमारा हैंड चार्ज बॉडी को छूता है तो क्या करते हैं, अर्थिंग कर देता है वो। ठीक है, क्या कर देता है, अर्थिंग। तो इसके क्वेश्चन में आप आंसर कैसे लिख कर आओगे अपने एग्जाम में, वो देखो आप इसमें लिखेंगे, देखो इस तरह से, when a charged body touch with hand our body conducts and transfer the charge from the charged body to earth। देखो ये कीवर्ड है, charged body to the earth। तो this way charged body lose its charges too। ठीक है, इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। आप देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देखो इसमें स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो लॉ होते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो इसको भी हम देख लेते हैं इस तरह से। देखो इसकी जो दो रूल है ना, देखो इस तरह से, देखो क्या होता है इसमें रिफ्लेक्शन में, इस तरह से होता है, इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्टेड रे आती है, ये नॉर्मल होता है आपका। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल होता है आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है आर, ये दोनों बराबर होते हैं, आई बराबर आर। एक तो ये रूल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है आपका नॉर्मल। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर है और ये स्मूथ सरफेस पे टकरा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द प्रिंसिपल व्हेन द लाइट रे फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि ये वाला। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल और टू द सरफेस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन पर है। ठीक है, इस तरह से आप दो रूल लिख देंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, तो देखो इसके बाद आपका क्वेश्चन है, देखो इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, और में दे रखा है इसमें, व्हाट इज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो देखो फार पॉइंट तो आपका इनफाइनाइट होता है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, और नॉर्मल जो पर्सन है वो 25 टू इंफिनिटी, इस रेंज में आराम से इजीली देख सकता है। अब देखो इसको आप एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे वो देख लो। देखो इसमें आप लिखेंगे, देखो for a young adult with a normal vision the near point is about 25 centimeter, the far point of eye is at infinity। ये मैंने अभी बताया। normal eye can see object clearly that are between 25 centimeter and infinity। देखो 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर आप कोई चीज देखोगे तो वो आपको धुंधली दिखाई देगी, अच्छे से नहीं दिखाई देगी। ठीक है, और इनफाइनाइट तक वो दिखाई देते हैं। 25 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट इन दोनों के बीच में होनी चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको क्लीन देखने के लिए। ठीक है, अगर आप नहीं देख पाते तो उस केस में आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ऐसे तरह की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इस तरह से ये क्वेश्चन है आगे, ये आपको क्वेश्चन लिख रखा है इसमें, एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैड बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। इट वाज फाउंड दैट द बैलून स्टक टू द वॉल। What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो balloon and wall के बीच में क्या आपको कौन सा attraction force वहाँ पे काम करेगा वो आपको बताना है। सबसे पहले देखो इस बैलून को जब भी आप रब करते हो तो वहाँ पे चार्ज डेवलप होता है, और जब भी चार्ज और अनचार्ज ये दोनों के दोनों अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं किस तरह से लिख कर आएंगे आंसर। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्वेश्चन में कैसे लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में, देखो आंसर, when an inflated balloon rubbed with a piece of synthetic cloth it becomes charged body attract or uncharged body। समझ गए, when this charged balloon is pressed against a wall it stick to the wall, thus the electrostatic force। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा वहां पर, जिसकी वजह से वो वहां पर स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख कर आ सकते हो अपने एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखो डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर वाटर तो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते, तो इधर नो लिख देना, खत्म। ठीक है, इफ नॉट व्हाट कैन बी डू वी मेक इट कंडक्ट। अगर उसको कंडक्शन करवाना है तो मैं क्या करूंगा, उसमें आप NaCl डाल दो, प्योर वाटर में NaCl डाल दो, तो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी वाटर में डालेंगे। तो ये आयंस बन गए और इन आयंस की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा अपने एग्जाम में वो देखिए। तो इसमें आप लिखेंगे, देखो इस तरह से, देखो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बताया था नो। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस to conduct electricity। okay, pure water can conduct electricity when a pinch of common salt is added to it। pinch of common salt, ये common salt आपका NaCl ही होता है। ठीक है, as a salt solution conducting in nature, क्यों होते हैं, क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया पूरे को पूरे इसको। अब हम सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस में, देखो आप क्या लिखेंगे, देखो इसमें आप लिख कर आएंगे कि म्यूजिक
जो प्रोड्यूस होता है ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से होता है, जैसे पियानो, गिटार, फ्लूट, हारमोनियम, ठीक है, तबला एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉइज वो प्रोड्यूस कब कर देता है, और नॉइज की देखो, नॉइज इज प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ व्हीकल, क्रैकर्स, मशीन्स, ये आपके नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। म्यूजिक कैन बिकम नॉइज, म्यूजिक क्वेश्चन पूछा था ना, म्यूजिक आपका नॉइज कब बन जाता है, जब उसका वॉल्यूम बहुत हाई चल जाए, वेरी हाई वॉल्यूम पर उसको चला रही है, टू मैनी सोर्सेज आर बीइंग प्लेड एट सेम टाइम विद अनप्लीजेंट लाउडनेस, जब उसको एक ही टाइम पर बहुत सारी चीजें बजा रहे हैं हम, ठीक है, तो उस टाइम लाउडनेस, अनप्लीजेंट लाउडनेस हो जाती है, तो वो नॉइज पोल्यूशन का कारण बनता है। अब इसमें आपको बताने सोर्सेज बताने कि कौन कौन से नॉइज पोल्यूशन सोर्सेज होते हैं। टेलीविजन और ट्रांजिस्टर रनिंग एट हाई वॉल्यूम में चलाना था, लाउड स्पीकर, हॉर्न्स ऑफ बसेस, कार, ट्रक्स, आपका होम अप्लायंस जैसे मिक्सर हो गया, डेजर्ट कूलर हो गया, इस तरह से, और बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, पटाखे वगैरह का शोर, तो ये नॉइज पोल्यूशन का कारण होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो इस तरह से, देखो व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो एंड स्टेट देयर फंक्शन। देखो जिस कैटेगरी में करना है, सबसे पहले तो सेक्स हार्मोन बताएंगे, तो ये आपके दो होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, और उनके नाम क्या है, और सेक्स हार्मोन होते क्या है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और नेम क्या है उनके, टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में, उनके फंक्शन क्या है, और वो, तो इस तरह से हम इनके कैटेगराइज करके आंसर देंगे, ठीक है। तो जो पूछा है एग्जाम में वो उसी का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे देंगे हम आंसर, देखो सबसे पहले हमने लिखा इसमें, देखो सेक्स हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सेक्स ऑर्गन, ये पता है, ठीक है। एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस ग्लैंड होती है मेल में, सेक्स ऑर्गन होता है, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन किसमें, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, और वो ओवरी से निकलते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं, ठीक है। दीस हार्मोन्स अफेक्ट द सेक्सुअल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, they are known as sexual hormones, ठीक है। सम ऑफ फंक्शन ऑफ परफॉर्म सेक्स हार्मोन, जैसे अब एस्ट्रोजन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है, दिस हार्मोन, अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल लाइक एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया, सबसे पहले एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, दो फंक्शन बता सकते हैं इसका। सेकंड क्या, टेस्टोस्टेरोन, दिस हार्मोन ब्रिंग द सेकेंडरी सेक्स इन द बॉय सच एज ग्रोथ ऑफ बियर्ड, तो पहला क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ बियर्ड, ठीक है, द वॉइस बिकम होर्स, ठीक है, मतलब इसकी वॉइस को थोड़ा भारी करना, ठीक है, मेल की, डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये आपके फंक्शंस हो जाएंगे एस्ट्रोजन के और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है ना आपके, वो आई का डायग्राम बनाना है आपको, किसका बनाना है, आई का डायग्राम। देखो इसमें अगला क्वेश्चन आपका आई डायग्राम बनाना है, लेबल स्केच ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे आप, देखो इसमें आप ये कर देंगे, इस तरह से आप बना कर आएंगे अपने एग्जाम में, इस तरह से। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना आपका कार्नी हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना, इसको एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये लगा होता है, ये आपका ये जो लगा होता है आइरिस वाला पार्ट है, ठीक है। और ये बीच वाला प्यूपिल वाला पार्ट है, और ये जो बीच में लेंस लगा होता है ना, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। और ये जो लेंस को है ना छोटा, ये पतला और मोटा कौन करता है, वो सिलियरी मसल करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग जैसे लाइट अगर ज्यादा आ गई तो वे कम छोटा कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, ठीक है। और ये इसके अंदर जो भरा रहता है वो विट्रस ह्यूमर भरा रहता है, ठीक है। अब जो भी इमेज बनी उसको सेंस करने के लिए यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है, और वो नर्व सीधा ब्रेन से कनेक्ट होती है, जिससे हम चीजों को समझ पाते हैं देखकर, ठीक है। ऑप्टिक नर्व से सीधा ब्रेन पर चल जाती है, ठीक है। इस तरह से आप इसके लेबलिंग कर देंगे डायग्राम का, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखो ये तो हो गया आपका लेबलिंग वाला, तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन है name the forces acting on the plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. देखो क्यों नहीं होता, देखो आप मान लो बकेट को लेके खड़े हो, ठीक है, और इसमें वाटर भरा है, ठीक है। अब जब आप इसको उठाते हो ना तो मस्कुलर फोर्स लगाते हो, और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, जिस वजह से बैलेंस हो जाता है, और ये जो वाटर जो ये ना, ये रेस्ट में रहता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। ब्रिंग, डू नॉट चेंज, ये अपनी चेंज नहीं करता मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को, डू नॉट, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखिए, देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसमें आप लिखेंगे
देखो, a force acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand, a muscular force and the gravitational force, both are the forces same in magnitude but in opposite direction, जो मैंने आपको बताया, ठीक है. there is no change in state of motion, इसकी वजह से चेंज नहीं होता, ठीक है. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो देख लेते हैं हम, इसका जो बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट, ठीक है. तो बी और सी भी देख लेते हैं इसका. तो इसमें आपको बोला है इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ये आपको दो सिचुएशन दे रखी है और इनमें बताना है. स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट द जूसेस. तो इसमें चेंज होता है, क्यों होता है चेंज? शेप में, लेमन की शेप में क्यों चेंज होता है? क्योंकि मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो. टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में क्यों चेंज होता है? क्योंकि मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है. तो इसका आंसर आप अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे वो देखिएगा, ठीक है. तो इस तरह से आप इसको लिख कर आएंगे, ठीक है. देखो, we make a muscular force to extract the juice of the lemon by squeezing it. As a result, the shape of the lemon gets changed. इस वजह से होता है, ठीक है. सेकंड सी वाला देखो, to take out paste from the toothpaste tube, we use our muscular force. इसमें भी muscular force है जिसकी वजह से वो चेंज कर रहा है अपनी शेप को. तो उसमें leads to change in its shape, ठीक है. इस वजह से चेंज कर रहा है. समझ में आया? ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है. तो नेक्स्ट देखिए, शायद सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है ये वाला, ठीक है. तो दोस्तों हमने सेक्शन सी को भी खत्म कर लिया है. अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं जो कि केस स्टडी से आपकी, ठीक है. तो देखो, केस स्टडी फर्स्ट वाली है. देखो यहाँ पे लिख रखा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट नहीं है टेस्टिस ही है, क्योंकि टेस्टिस किसका होता है? मेल का होता है. ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है. सीधा आंसर है सी, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट जायगोट कॉल्ड द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये फीमेल जो, देखो फर्टिलाइजेशन हुआ पहले तो आपका, ठीक है. उसके बाद जायगोट बना, ठीक है. फिर एम्ब्रियो डेवलप हुआ और ये एम्ब्रियो किस पे जाके चिपक जाता है? यूट्रस की वॉल पर, ठीक है. तो इसका आंसर आ जाएगा वॉल ऑफ यूट्रस. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वॉल होती है यहाँ पे जाके स्टक हो जाता है ये एम्ब्रियो, डेवलप्ड एम्ब्रियो, ठीक है. अब तो इसका बी आ जाएगा. अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ. आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो सीधा ही पता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है. ये आ जाएगा डी इसका करेक्ट. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड. मेल और फीमेल की जब भी फ्यूजन होता है और गैमेट बनता है उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. सीधा आंसर है, ठीक है. अब देखते हैं आगे. तो अब सेकंड केस स्टडी है. देखो इस तरह से केस स्टडी सोइल क्रॉप वगैरह से रिलेटेड है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है. तो इसमें आपको देखो क्वेश्चन दे रखे हैं. अब ये एमसीक्यू नहीं है, आपसे को इसमें लिखना है. अब सबसे पहले क्या, नेम द ऑर्गेनिज्म वाइडली नोन एज अ फ्रेंड. आप इसमें पढ़ोगे तो इसमें अर्थवॉर्म मिल जाएगा, ठीक है. अर्थवॉर्म्स क्या होते हैं आपके? वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं. ये आपको बेसिक पता भी होनी चाहिए, ठीक है. तो ये लिख देंगे. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लगिंग, ठीक है. प्लगिंग आपके इसी में मिल जाएगा. देखो आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, इसी आपके इसी में मिल जाएगा, ठीक है. प्लगिंग. तो यहाँ पर देखो आपको कहाँ पर मिलेगा, देखो ये दे रखा है आपका, ठीक है. ये रहा, देखो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग. यहाँ से लिख सकते हो आप सेकंड का आंसर, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट है आपका व्हाई इज मैन्योर समटाइम एडेड टू द सोइल बिफोर द प्रोसेस ऑफ टिलिंग. तो आप मैन्योर को ऐड करते हो उससे पहले सोइल को क्या करते हो? टिलिंग करते हो. तो वो क्या करते हो? ये रहा आंसर. मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोइल. ये आंसर है, ठीक है. इस वजह से तो ये लिख देंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्निंग द सोइल एंड लूजनिंग इट. तो टर्निंग और लूजनिंग क्यों करते हैं वो देखते हो, इसी में मिल जाएगा आपको ये भी, ठीक है. तो यहाँ पर देखो ये लिख रखा आपका, ये देखो यहाँ पे देखो द लूजेंट सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म. लूजेंट सोइल होती है ना, उसमें ग्रोथ हो सकती है अच्छे से अर्थवॉर्म की एंड माइक्रोब्स की, ठीक है, प्रेजेंट इन द सोइल. इस वजह से हम उसको लूज कर देते हैं, ठीक है. इस वजह से हम लूज कर देते हैं. तो ये भी आंसर आपको आपके केस स्टडी के अंदर ही मिल गया. तो इस तरह से हमने इन चारों के क्वेश्चनों के आंसर लगा दिए, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी. केस स्टडी थर्ड. देखो ये केस स्टडी है, ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का आपको डायग्रामेटिक अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है.
अब इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो हम इसके आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपसे पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम आता है वो हम इसमें लिख देंगे। तो ये एक डिवाइस होती है, तो हम लिख देंगे इट इज अ डिवाइस used to test whether an object is carrying current और नोट। मतलब आपको ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपका है ना डिवाइस, ये टेस्ट करने के काम आता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका करंट को कैरी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, करंट और नोट, ठीक है, कर रहा है या नहीं कर रहा, कैरी करंट को, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, गिव टू एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या कॉपर हो सकता है या फिर आपका आयरन हो सकता है, इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो कंडक्टर के, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट होता है व्हाट इज अर्थिंग। तो अर्थिंग आपका क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टू द अर्थ, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाई द फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर। जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल है, अब एल्यूमिनियम की फॉइल में कई बार क्या हो जाता है, दोनों के दोनों एल्यूमिनियम की पूरी फॉइल है, तो ये मान लो प्लस प्लस दोनों को रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। माइनस माइनस ये भी रिपेल करते हैं, लेकिन प्लस माइनस होता है तो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी स्ट्रिप के बीच में जो चार्ज होता है ना, सेम नेचर के हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिपेल करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे एल्यूमिनियम फॉइल strips receive the same charge from the charged refill, ठीक है, charge refill through the paper clip, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो स्ट्रिप्स होती है ना वो सेम नेचर की हो जाती है, सिमिलर चार्ज हो जाते हैं, इसलिए रिपेल करती है वो ईच अदर को, ठीक है। इसमें लिखे आएंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हो अपने एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी, आखिरी केस स्टडी हमारे पास फोर्थ, तो वो भी देख लेते हैं हम। देखो अब नेक्स्ट है, देखो तो नेक्स्ट केस स्टडी है आपके पास, टेक आउट कार्बन रोड्स। देखो इस तरह से आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो आप इसको पढ़ लेना। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये आपकी बैटरी लगा रखी है, एक कार्बन रोड लगा रखी है, यहाँ पे मेटल कैप लगा रखी है और यहाँ पे वाटर डाल रखा है और यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। अब पासिंग करंट थ्रू वाटर से कैसे पास होगा, देखो वाटर से इस तरह पास होगा जैसे H2 है, अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी मैंने, तो H2 क्या H प्लस में और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयंस हो गए इसमें, और यहाँ पर जो गैसेस होगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलने लग जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसमें आप क्या क्या पूछा है, गैसेस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन आर, तो इसमें आप सीधा सीधा बताएंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसमें, which effect of electric current is shown in the activity। तो इसमें केमिकल इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि केमिकल वो इफेक्ट से ही आपका वो ब्रेक डाउन हो रहा है H2, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल इफेक्ट से ही हो रहा है ये सब कुछ एक्टिविटी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, ठीक है। अब ये तो आप बिना पढ़े भी लगा सकते हो, देखो प्लस ये बैटरी का है, माइनस ये है, तो प्लस से माइनस की ओर बहता है, ठीक है, करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सीधा यही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ वी यूज शुगर सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ सोल्ट। देखो सोल्ट जब आप डालोगे पानी में तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होगी, लेकिन आपने उसकी जगह शुगर सॉल्यूशन डाल दिया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम होने लग जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे वाटर विल बिकम लेस कंडक्ट करेगा फिर वाटर आपका, जब आप शुगर सॉल्यूशन मिला देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव लगाओ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।